दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सांपों वाली मस्जिद के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सांपों वाली मस्जिद से ही रूबरू कराते हैं, जिसके पीछे एक बड़ी अजीबो-गरीब और डरावनी कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे आइलैंड यानी कि टापू की कि जहाँ पर नारियल हद से ज़्यादा हुआ करते थे, मगर इन नारियल से कहीं ज़्यादा कीमती इनकी जटाएँ, जिनका इस्तेमाल ऐसी रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता था, जो इतनी ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी कि समुद्र के नमकीन पानी में भी कभी नहीं गलती थी, जिसकी वजह से इन रस्सियों की डिमांड जहाज़ चलाने वाले या फिर उस दौर में जहाज़ का सफ़र करने वाले लोगों में काफ़ी बढ़ गई। ये छोटा सा टापू जिस बड़े देश का हिस्सा हुआ करता था और जिसके अंडर में आया करता था, उस पर एक बार विदेशी लोगों ने हमला किया और ये हमला किया था उन्होंने समुद्री रास्ते से। मगर जैसे ही हमला करने वाले उन बाहरी लोगों की नज़र इस टापू पर पड़ी, जहां पर उन्होंने इन रस्सियों का भंडार देखा कि जिनकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी, तो उन्होंने फ़ौरन इस टापू पर ही कब्ज़ा कर लिया। टापू पर रहने वाले सीधे साधे लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उन पर अब ना सिर्फ जुल्म और सितम हो रहा था, बल्कि उनके बहुत सारे लोगों को भी मार दिया गया था। मगर तभी अचानक से खड़ा हुआ एक योद्धा, एक ऐसा हीरो कि जिसने ना सिर्फ इन सारी बाहरी ताकतों से बदला लिया, बल्कि ऐसा करते हुए अपनी जान भी दे दी। और अपने इसी हीरो की याद में ही इस इलाके के तमाम लोगों ने मिलकर बनाई एक मस्जिद, जिसको नाम दिया गया सांपों वाली मस्जिद। तो अब सवाल ये है कि आखिर कहाँ पर है ये मस्जिद? इसका नाम सांपों वाली मस्जिद ही क्यों रखा गया और इसका सांपों से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले ही भारत का एक आइलैंड बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आया था। वो आइलैंड था लक्षद्वीप, और चर्चाओं में आने की वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ का दौरा करना और वहाँ से तस्वीरें खींच कर डालना, जिसका सीधे तौर पर यह मतलब निकाला गया था कि क्योंकि भारत के मालदीव के साथ ऑलरेडी रिश्ते ख़राब चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि लक्षद्वीप महाद्वीप से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और लोगों को यहाँ पर घूमने के लिए आना चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि चाहे मालदीव हो कि जो अपने आप में ही एक छोटा सा आइलैंड से बना हुआ देश है, या फिर लक्षद्वीप हो कि जो भारत के ही अंडर आता है और भारत की ही एक स्टेट है, ये दोनों ही पॉपुलेशन के मामले में एक मुस्लिम इलाके हैं। मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप में भी रहने वाले लगभग 95 से 96% लोग इस्लाम को फॉलो किया करते हैं। ये बात है उस दौर की कि जब पुर्तगाली लोगों ने भारत का रास्ता खोजने के बाद अब जहाज़ों के जरिए से भारत में आना शुरू किया था। उनकी लालची नज़र नीचे मौजूद लक्षद्वीप पर भी पड़ी, जो लगभग 39 यानी कि 39 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना था। लेकिन उसमें से 10 ही द्वीप ऐसे थे कि जहां पर इंसान रहते थे या फिर रह सकते थे, और इन्हीं में से सबसे अहम और मशहूर था अमन देवी। अमन देवी के लोग अपने यहाँ पाई जाने वाली उसी मजबूत रस्सी का बिजनेस किया करते थे, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। जैसे ही पुर्तगालियों को लगा कि इनके पास तो इन सारी रस्सियों वगैरह का खजाना है जिसकी उनको हद से ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने फ़ौरन अमन देवी समेत पूरे ही लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया। लोकल सीधे साधे लोगों को परेशान करना शुरू किया और तो और वहाँ के लोगों पर टैक्स भी बढ़ा दिया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले तो अमन देवी पर अपना एक किला भी बनाया, जिसमें अपने कुछ सैनिक तैनात किए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे ही लक्षद्वीप से बहुत सारे रिसोर्सेस लूटना शुरू कर दिए। पुर्तगालियों को यहाँ से सीपी भी मिली कि जिसको कौड़ी कहा जाता था और जो एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती थी। पुर्तगालियों ने यहाँ पर आने से पहले इस पूरे इलाके पर केरला के राजा का ही राज हुआ करता था, और यही वजह थी कि यहाँ के लोग टैक्स तो पहले भी देते थे, मगर जाहिर है पहले टैक्स भी कम था और जिसको देते थे वो उनके अपने ही लोग थे। लेकिन पुर्तगालियों के आने से
तो इन लोगों पर इतना ज़्यादा जोर पड़ा कि मानो इनकी कमर टूट गई। मगर आखिर करते भी क्या, क्योंकि अगर यह करना भी चाहते तब भी कुछ नहीं कर सकते थे। जहां एक तरफ पुर्तगालियों के पास हथियार थे, बंदूकें थी, वहीं इनके पास कुछ भी नहीं था। ये निहत्थे ही थे और इनके पास कोई लीडरशिप वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। आखिर में जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो लोकल के लोगों ने चुपके से अब कन्नूर के राजा से मदद लेने का फैसला किया। लेकिन कन्नूर का राजा भी पुर्तगालियों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था और उनके खिलाफ डायरेक्ट मैदान में नहीं आना चाहता था। मगर फिर भी राजा ने अपने एक दूत यानी कि अपने एक सफ़ीर को इस इलाके में लोकल लोगों से मिलने के लिए भेजा और इस दूत का नाम था कदन वंजरत, जिसका मतलब होता था कि जिसके कानों में छेद हो। ये जो कदन वंजरत थे ये हद से ज़्यादा शातिर और होशियार थे। इन्होंने अमन देवी के इलाके में जाने से पहले अपने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वह तभी जाएंगे जब राजा उनको बहुत सारा माल दौलत दे। राजा ने भी कदन वंजरत की यह शर्त मान ली और जैसे ही उनको ये पैसा वगैरह मिला, उन्होंने सबसे पहले इससे खाने पीने की चीज़ें, शराब और कपड़े वगैरह खरीदे और फ़ौरन ही कैनल से अमन देवी की तरफ निकलने का फ़ैसला किया। यह सारा सामान जो उन्होंने अपने जहाज़ में लोड कर लिया था, ये दरअसल उन्होंने पुर्तगालियों को गिफ्ट करने के लिए लिया था। आइलैंड पर पहुंचते ही कदन वंजरत ने फ़ौरन अपने लोगों को हुक्म दिया कि जितना भी सामान है उसको जहाज़ से नीचे उतारना शुरू करो। सामान उतरना ही शुरू हुआ था कि पुर्तगाली सैनिकों की नज़र उस पर पड़ी और फ़ौरन वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि आखिर बिना परमिशन के इस तरह से यहाँ पर रुकने वाला ये जहाज़ किसका है। कदन वंजरत सामने निकल कर आए और उन्होंने यह कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, समुद्र में आने वाले तूफ़ान की वजह से मेरा यह जहाज़ भटक गया और मैं धोखे से इस आइलैंड तक पहुँच गया हूँ। उन्होंने गार्ड से मदद भी मांगी और कहा कि हमारे जहाज़ पर पीने का पानी ख़त्म हो गया है, अगर तुम लोग पानी दे दोगे तो हम लोग तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे और वापस चले जाएंगे। वह पुर्तगाली गार्ड्स उस पूरे शिप को वापस भेजने ही वाले थे कि अचानक से उनकी नज़र उस कीमती सामान पर पड़ी जो अभी उतर ही रहा था। उनके दिमाग में लालच आ गया, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ऐसी थी कि जो उस आइलैंड पर मिला ही नहीं करती थी। वह फ़ौरन उस दूत को लेकर अपने स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे। स्टेशन मास्टर के सामने भी बिल्कुल वही मामला दोहराया गया और कदन वंजरत ने कहा कि साहब, हमको सिर्फ पानी लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग अपने रास्ते निकल जाएंगे। स्टेशन मास्टर ने कदन वंजरत की बात मान ली, मगर कहा सिर्फ एक शर्त पर ऐसा किया जाएगा, अगर तुम जहाज़ पर मौजूद अपना सारा सामान हम पुर्तगालियों को बेच दोगे। कदन वंजरत की, जिनको इस बात का इंतज़ार ही था, उन्होंने अब एक्टिंग करना शुरू कर दी, यानी बहाने बनाए कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, मगर आखिर में सारा सामान बेचने के लिए तैयार भी हो गए। कदन वंजरत ने सिर्फ पुर्तगालियों को अपना सामान ही नहीं बेचा, बल्कि अब तो उन्होंने पुर्तगालियों से यह भी वादा किया कि वो आज रात में ही उनको एक बड़ी ही आलीशान पार्टी देने की तैयारी कर रहे हैं। अब जाहिर है वो बहुत सारी शराब तो अपने साथ लेकर आए ही थे। रात की पार्टी में जाम का दौर शुरू हो गया। रात भर इन्होंने पुर्तगालियों को भर भर कर शराब पिलाई। लंबे वक्त से अलग थलग पड़े इस आइलैंड पर ज़िंदगी गुजारने वाले पुर्तगाली सैनिकों के लिए तो ये एक सुहाना सपना था। उन्होंने तो इस आइलैंड पर इस तरह की पार्टी की कभी उम्मीद भी नहीं की थी। नशे में सारे पुर्तगाली झूम रहे थे, मगर जब सुबह हुई तो उनको एहसास हुआ कि जिसको वो एक बड़ा सुहाना ख्वाब समझ रहे थे, वो तो दरअसल एक डरावना सपना था, क्योंकि ऑलरेडी आधे से ज़्यादा पुर्तगाली मारे जा चुके थे और बचे हुए लोगों की भी हालत काफ़ी खस्ता थी। वजह यह थी कि जो शराब उन लोगों ने रात भर भर कर पी थी, उस शराब में पहले ही कदन वंजरत ने सांप का जहर मिला दिया था। उनका तो शुरू से ही यही मंसूबा था, क्योंकि वो ऐसा करके वहाँ के लोकल लोगों की मदद करना चाहते थे और उनका ये मंसूबा अब कामयाब भी हो चुका था।
इसलिए जब वो वापस कन्नूर के इलाके में गए तो उनको राजा ने बड़े बड़े इनामों से नवाजा। कन्नूर के राजा ने कदन वंजरत की यह महारत और होशियारी देखकर यह इच्छा जाहिर की कि क्यों ना कदन वंजरत हमेशा के लिए उसी द्वीप पर ही रहें और वहाँ पर उनके एजेंट का रोल अदा करते रहें। कदन वंजरत भी अपने राजा की इच्छा के अनुसार अब हमेशा हमेशा के लिए लक्षद्वीप में ही शिफ्ट हो गए। जाहिर है कदन वंजरत के यह सारे कारनामे की खबर पूरे लक्षद्वीप में फैल चुकी थी और अमन देवी के इलाके की नज़र में तो ये एक बड़े हीरो बन चुके थे। मगर दूसरी तरफ जब पुर्तगालियों को इस बात की खबर मिली कि लक्षद्वीप के इलाके में उनके सैनिकों के साथ ऐसा हो चुका है, वो लोग तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने फ़ौरन तैयारी की और कुछ वक्त के बाद ही लगभग 600 के करीब पुर्तगाली सैनिकों ने लक्षद्वीप के इस इलाके पर धावा बोल दिया। जहां एक तरफ पुर्तगालियों के पास बंदूकें थीं तो वहीं दूसरी तरफ अमन देवी के लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था। वो लोग इस बार भी निहत्थे ही थे, मगर फिर भी इन लोगों ने लाठी डंडों वगैरह से ही मुकाबला करना शुरू किया, लेकिन आखिर में कुछ ना कर सके। इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से एक मशहूर नाम काजी अबू बकर का भी था। हमले की यह पूरी घटना इतिहासकारों के मुताबिक लगभग सन 1539 के करीब की थी और इस पूरी घटना का जिक्र लक्षद्वीप के इतिहास पर लिखी गई मशहूर किताब तोहफ़े मुजाहिदीन के अंदर भी है। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश राइटर्स ने भी इस घटना का जिक्र अपनी किताब में किया है। फ़िलहाल कहानी यही कहती है कि आइलैंड के आम लोगों ने पुर्तगालियों का मुकाबला बड़ी बहादुरी के साथ किया लेकिन हथियारों के मामले में वो निहत्थे थे, इसलिए कुछ कर ना सके। बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जो बचे थे उन्होंने बाद में पुर्तगालियों से लड़ते हुए मरने वाले कदन वंजरत समेत सभी लोगों की याद में पंबू परम्बू नाम की एक जगह पर मस्जिद बनाई थी। पंबू परम्बू का मतलब है सांपों से भरे हुए खेत, क्योंकि लोकल ट्रेडिशनल यही वो खास जगह थी कि जहां पर कदन वंजरत ने आइलैंड के लोगों के साथ मिलकर सांपों का जहर निकाला था, जिसको बाद में शराब में मिलाया गया था और उसी शराब की वजह से बाद में पुर्तगालियों की मौत भी हुई थी। यही वजह थी कि इस जगह पर बनने वाली मस्जिद को भी नाम दिया गया था पंबू पल्ली, कि जिसका मतलब है सांपों वाली मस्जिद। फिलहाल आगे की कहानी इस इलाके की भी बिल्कुल भारत के बाकी दूसरे इलाकों की तरह ही है। जैसा कि धीरे धीरे पुर्तगाली लोग यहाँ से सिमटना शुरू हो गए, बाद में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों ने भी इस इलाके पर लूटपाट करने की कोशिशें की या फिर की, और फिर आखिर में भारत के दूसरे इलाकों की तरह ही यह इलाका भी बाहरी ताकतों से पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।